हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक लिटरेरी टर्म्स के बारे में। लिटरेरी टर्म्स की बात करें तो ये आपके सिलेबस में 6 नंबर का दिया हुआ है। इसमें आपके पास में 5 लिटरेरी टर्म्स को शामिल किया गया है। आपके एनुअल एग्ज़ाम के अंदर इसमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4 इसमें आपको केवल 2 अटैम्प्ट करने हैं और जो भी 2 क्वेश्चन आएंगे वो दोनों क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के होंगे। टोटल आपके पास में 6 नंबर का ये लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक दिया हुआ है। बात करें लिटरेरी टर्म्स में तो कौन कौन से लिटरेरी टर्म्स इस सिलेबस में शामिल किए गए हैं, तो पहला जो लिटरेरी टर्म्स है वो है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, दूसरा है इंडो एंग्लियन लिटरेचर, तीसरा है इम्प्रेसिज्म और चौथा है मेटाफिजिकल पोइट्री एंड फिफ्थ है इंटीरियर मोनोलॉग। तो ये 5 जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन 5 लिटरेरी टर्म्स को ही आपको अच्छे से समझना है ताकि आप 6 जो नंबर हैं वो आसानी से प्राप्त कर सके। आज जो हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा लिटरेरी टर्म्स होगा इम्प्रेसिज्म। इम्प्रेसिज्म को हिंदी में बोलते हैं हम प्रभाववाद। इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रभाववाद। इम्प्रेसिज्म की सबसे पहले उत्पत्ति की बात कर ले तो इम्प्रेसिज्म की जो उत्पत्ति हुई उसकी ओरिजिन जो हुई है वो हुई है फ्रांस से। 19वीं सेंचुरी में 19th सेंचुरी में हुआ क्या था कि जो फ्रांस के जो कुछ ऐसे पेंटर्स थे, कुछ ऐसे चित्रकार थे, उन्होंने अपनी कुछ चित्र ऐसे बनाने शुरू किए जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो पेंटिंग्स हुआ करती थी उनसे अलग थे वो। तो ऐसे चित्र बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो पुराने जो चित्रकार हुआ करते थे, परंपरागत जो पेंटर्स थे, वो उनसे क्रिटिसाइज़ करने लगे, उनसे आलोचना करने लगे। तो उन्होंने किस प्रकार के चित्र बनाए, पहली बात तो ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो कुछ चित्रकार हुए थे उन चित्रकारों ने किस प्रकार के चित्र बनाए, तो उन्होंने उनसे किस प्रकार से हटके चित्र बनाए हैं वो भी देखते हैं यहाँ पर। तो हुआ क्या था 19वीं शताब्दी में जब उन लोगों ने चित्र बनाना शुरू किए तो ये चित्र जो थे उन चित्रकारों के चित्र से अलग हुआ करते थे, क्योंकि जो पहले के जो चित्रकार थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे चित्र बनाए थे जिसमें स्पष्ट रूप से पता पड़ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है और डायरेक्ट बता भी दिया जाएगा। लेकिन बाद के जो चित्रकार हुए थे 19वीं शताब्दी, उन्होंने इस प्रकार के चित्र बनाए कि केवल कुछ चीज़ों को दर्शा दिया, बाकी जो देखने वाला होगा वो खुद अपना इसका मतलब निकालेगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ऐसे चित्र बनाने स्टार्ट किए थे 19वीं शताब्दी के अंदर। अगर आगे बात करें चित्रों की देखते गए तो चित्रों के हिसाब से यहाँ पर कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जैसे कौन कौन से चित्र वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्र है एक नाव का, तैरते हुए नाव का, कि जो नाव है वो किस दिशा में जा रही है, क्या जा रही है, कि एक चित्र बना दिया जिसका कोई स्पष्ट संदेश आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार के चित्र जो हैं वो आपको इम्प्रेसिज्म में देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि चित्र बना तो दिया गया है लेकिन उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो इसमें दर्शाया नहीं गया है। तो ऐसे चित्र बनाए जाते थे। अब इन सब पेंटिंग्स का, इन चित्रों का हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या योगदान रहा, वो भी हम देखते हैं। तो जैसे इन चित्रों में किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं दिखाया गया, तो उसी प्रकार से कुछ हमारी पोइम्स में, कुछ ड्रामाज में कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाया गया जिसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है। हमको वहाँ पर रीडर्स जो होते हैं, पाठ पढ़ने वाले जो होते हैं, उनको इसकी मीनिंग निकालनी होती है। कैसे, जैसे यहाँ पर एक दिया गया है हार्ट ऑफ डार्कनेस है जोसेफ कॉनरेड का। जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस है। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि फर्स्ट लाइन जो लिखी गई है, टू मी इट सीम्ड एज दो द मिस्ट इट सेल्फ हैड स्क्रीम्ड। जैसे ये यहाँ पर दिया गया है कि जब यहाँ पर ऑथर जो है, लेखक जो है, थेम्स नदी को पार करते वक्त बोल रहा है, वो जब नदी है, एक इंग्लैंड में एक थेम्स नदी बहती है, उसको पार करते वक्त बोल रहा है कि मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्ट का मतलब होता है कोहरा खुद हेड स्क्रीम्ड, चीख रहा हो। यानी कि वो ऑथर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कोहरा है वो खुद चीख रहा हो। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोहरा खुद चीखता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और वहाँ पर जो लोग थे वो चीख रहे थे कोहरे में। ये इसके मीनिंग निकलने आने वाली थी, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया कि इसने डायरेक्ट बोल दिया कोहरा चीख रहा था।
लेकिन कोहरा नहीं चीख रहा है, पर कोहरा तो घना छा रहा है, इसमें अंदर जो लोग रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं वो चीख रहे हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसी में एग्जाम्पल की बात करें तो नीचे एक लाइन पड़ी हुई है, द ट्विग शुक स्वेड एंड रसल्ड द एरो फ्लू आउट ऑफ दैम। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे इसमें लिखा गया है ट्विग्स शुक। ट्विग्स का मतलब टहनियाँ हिली, स्वे तेरी सी हिलमिलाई यानी कि लहराई, एंड रसल्ट और वो सरसराई, एंड द एरोज फ्लू आउट ऑफ देम, और उनमें से क्या निकलने लग गए, तीर निकलने लग गए। एरो का मतलब तीर, इसका मतलब उसने तीर निकलने की तो बात कही है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि यहाँ पर तीर निकलने का मतलब है उन पर हमला कर दिया गया, उन पर आक्रमण कर दिया गया। तो मतलब ये है कि इसमें हमको उसकी जो मीन्स है एग्जैक्टली वो पता नहीं होती, हमको खुद को निकालना होता है। पाठकों के सामने यही समस्या है कि यहाँ पर चीज़ें तो दी गई है, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया जा रहा है। पाठक यानी कि रीडर जो होंगे, हम पढ़ने वाले हैं, उनको इसके बारे में समझना होगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इम्प्रेसिज्म में दिखाए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं इम्प्रेसिज्म की, तो हमको इनमें पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो अब देख लेते हैं इम्प्रेसिज्म को लिखना क्या है आपको यहाँ पर, कि इम्प्रेसिज्म का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इस प्रकार की चीज़ें, इसमें अपन को कल्पना करनी होगी, एक तरीके से अपन को संकेत समझने होंगे किसी भी चीज़ के, कवि के जो इम्प्रेशंस है उनको समझने के लिए, उनको चित्रित करने के लिए। तो इम्प्रेशन की मीनिंग यहाँ पर ऊपर लिखी गई है कि इम्प्रेशन इज ए स्टाइल दैट यूज इमेजनरी Impression is a style that use imaginary and symbolism to portray the poet's impression। इसका मतलब है कि इम्प्रेशन एक ऐसी स्टाइल है, एक ऐसी शैली है जो काम में आती है किसके लिए, इमेजिन करने के लिए, यानी कि हम इसमें कल्पना करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट यानी कि एक वास्तविक जो चीज़ है वो वास्तविक मीनिंग है वो क्या है, और क्या है प्रतीक समझने पड़ते हैं कवि के इम्प्रेशंस के। अगर वास्तव में बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ओरिजिनली वास्तविक तौर पर इम्प्रेशनिज्म का मतलब क्या है, एक आर्टिस्टिक मूवमेंट हुआ था। आर्टिस्टिक मूवमेंट का मतलब है कि आर्ट कला होती है जो उसका फिर उसमें एक आंदोलन छिड़ गया था। आंदोलन का मतलब ये हुआ, मैंने बताया कि ये जो लोग थे इनकी आलोचना कर दी गई थी पहले वाले लोगों के द्वारा, जो कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। तो ये इस प्रकार की चीज़ें इसमें देखनी है। आगे बात करें इसमें कि इन लिटरेचर साहित्य में इट इज़ ए लिटरेरी स्टाइल इन विच द राइटर प्रोवाइड्स ए फ्यू वेग्यू डिटेल्स ऑफ ए सीन और एन एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटरेचर में, साहित्य में क्या होता है कि एक ऐसी लिटरेचरी स्टाइल है, एक ऐसी शैली है जिसमें जो लेखक है वो कुछ अस्पष्ट चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर प्रोवाइड्स ए फ्यू वेग्यू डिटेल्स, एक वेग्यू का मतलब अस्पष्ट जो डिटेल्स होती है, धुंधली धुंधली जो चीज़ें हैं, विवरण है एक सीन के बारे में या फिर एक इंसिडेंट के बारे में, वो यहाँ पर स्पष्ट करता है। ये जो डिटेल्स है कन्वे द सेंसरी इम्प्रेशंस ऑफ दैट सीन और इंसिडेंट ऑन करेक्टर्स माइंड। ये जो डिटेल्स होती है, ये जो विवरण होगा वो कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। कन्वे का मतलब क्या होता है, पहुंचाना। ये जो डिटेल्स है वो इम्प्रेशंस को बताता है, इम्प्रेशन को पहुंचाता है उस सीन के बारे में जो वहाँ पर सीन चल रहा है या फिर वो कोई घटना हुई है। ऑन करेक्टर्स ऑफ माइंड यानी कि पात्रों के मस्तिष्क पर, पात्र जो जितने वो उस टाइम पे जो पात्र चल रहा है उनके मस्तिष्क में क्या चीज़ चल रही है वो उस तक पहुंचाता है। दीज डिटेल्स आर ऑल अबाउट व्हाट द करेक्टर्स सीज हेयर्स स्मेल्स फील्स अराउंड हिम। अब ये जो डिटेल्स होती है वो किसके बारे में होती है कि जो वहाँ पर जो करेक्टर्स है, वहाँ पर जो पात्र होते हैं वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या स्मेल कर रहा है, क्या वो फील कर रहा है, उनके बारे में डिटेल होती है। जैसे अभी बताया था एग्जांपल में अपने यहाँ पर कि वहाँ पर जो तीर है उसमें से तीर निकल के आ गए, एग्जैक्ट मतलब नहीं पता था, तो हम उसने पात्र ने क्या देखा कि हाँ भाई तीर निकलने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आक्रमण हो गया था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर कि ये जो डिटेल है वो ऑल अबाउट व्हाट द कैरेक्टर सीज हेयर्स स्मेल्स एंड फील्स अराउंड हिम।
कि ये जो डिटेल्स हैं, ये जो विवरण दिया होता है, ये पात्र क्या देख रहा है वहाँ पर, क्या सुन रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उनके बारे में होता है। इसमें क्या होता है, पहले ही बता दिया कि जो राइटर होता है वो खुद एग्जैक्ट में मतलब नहीं बताता, वहाँ पर सारी चीज़ों को व्याख्या करने के लिए एक तरीके से पाठकों के ऊपर छोड़ देता है, रीडर जो होते हैं पढ़ने वाले उनके ऊपर छोड़ देता है। द राइटर लीव्स इट अप टू द रीडर इंटरप्रेट इट, कि जो लेखक होता है वो इन सब को पाठकों के ऊपर छोड़ देता है कि पाठक जो है पढ़ने वाले हैं जो खुद ही इसकी व्याख्या निकाले, इस प्रकार की चीज़ें। अब जैसे उसमें कहा गया था ऊपर वाली लाइनों में कि जो वहाँ पर दिया गया था कि कोरा जो है वो चीख रहा है। कोरा चीखने का मतलब क्या निकाला हमने पाठक ने, कि कोरा चीखने का मतलब है वहाँ पर जो लोग कोरे में दिखाई कुछ दे नहीं रहा था और लोग वहाँ पर चीख रहे थे। ही डजंट डिस्क्राइब द सीन रियलिस्टिकली, यहाँ पर जो लेखक होता है वो वास्तविक रूप से उस दृश्य को डिस्क्राइब वर्णित नहीं करता है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं इम्प्रेसिज्म के। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जोसेफ कॉनरेड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसमें अभी बताया था अपनी कुछ लाइन्स ली गई थी। और दूसरा है जेम्स जॉयस की यूलिसेस। तो इस प्रकार से इम्प्रेसिज्म की जो टॉपिक है, इम्प्रेसिज्म के जो लिटरेरी टर्म्स है, उसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो लेखक होता है वो इस प्रकार की चीज़ों को शामिल करता है जिनका एग्जैक्ट मीनिंग तो वो देता नहीं है अपने उस सेंटेंसों में, अपने उस पोइम में, अपने उस ड्रामा में, लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो पाठक को, रीडर को खुद निकालनी होती है। यानी कि एग्जैक्ट चीज़ें तो हमको खुद निकालनी पड़ती हैं, बाकी वो कुछ इंटर दे देता है, एक संकेत दे देता है, तो संकेत के तौर पर यहाँ पर इसको ली जाती है।